नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बात होगी कनाडा की। सुधर जाएगा कनाडा। कनाडा सरकार एक बार फिर से भारत के सामने बेनकाब हो गया है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े मामले पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ट्रूडो सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर जो आरोप लगाए गए उससे जुड़ा कोई भी सबूत मौजूद ही नहीं है। साथ ही ट्रूडो सरकार ने कहा कि इस बारे में उसे अभी तक कोई जानकारी नहीं है। कनाडाई सरकार की तरफ से बयान तब आया जब ग्लोब एंड मेल नामक समाचार पत्र ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाए थे। अखबार ने भारतीय पीएम समेत कई बड़े लोगों पर बिना सबूत आरोप लगाए। कनाडा के ग्लोब एंड मेल अखबार की रिपोर्ट में कनाडाई सरकार के सूत्र के हवाले से दावा किया गया था कि खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बारे में जानते थे। ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि कनाडा के पास भारतीय अधिकारियों को आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने वाले सबूत हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद कनाडा सरकार ने सफाई दी कि उनके पास ऐसे कोई सबूत नहीं हैं जो भारतीय अधिकारियों को सीधे तौर पर इस मामले में दोषी ठहराते हैं। हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी समर्थक और भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोपी था। उसकी हत्या जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में कर दी गई थी। मामले पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस बयान ने भारत कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया था। तो आखिरकार कनाडा को कम से कम इस एक एस्पेक्ट के लिए तो अपनी बात सामने रखनी पड़ी कि जो वहां पर छपे एक अखबार के उल्लेख में यह सामने आया या दावा किया गया था कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निज्जर की हत्याकांड में इनको उसकी जानकारी थी। ऐसा दावा वहां की एक अखबार ने किया था। लेकिन अब इस पर स्पष्टीकरण या सफाई कहिए, जो भी कहिए, एक स्टैंड लेते हुए यह चीज क्लियर हुई है कि नहीं, कनाडा के तरफ से कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए को लेकर के उनके पास कोई जानकारी नहीं है कि उनको इसकी जानकारी थी कि निज्जर की हत्या में वो उनको इसके बारे में पता था। ऐसे में एक बात स्पष्ट है कि क्या कनाडा एक प्रोपेगेंडा चला रहा है? क्या कनाडा सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए भारत के नाम का इस्तेमाल कर रहा है? अब जिस तरह से यह सफाई आई है, हालांकि कनाडा ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। जो उसने आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंसियों को इसके बारे में पता था, वो इसमें शामिल थे। और कनाडा की आखिर यह कौन सी वजह है, कनाडा में कौन सा कारण है जिसके चलते एक तरफ तो आरोप लगाते हैं, फिर दूसरे तरफ जब कोई सबूत न हो आरोप से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, भले ही आधिकारिक तौर पर लगे या ना लगे। इसी मुद्दे पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम दो खास मेहमान का स्वागत करते हैं। हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं। उसी के साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का मुद्दा में स्वागत है सर। सबसे पहले संजीव सर, आप ही के पास आते हुए, ये जो अब एक नया स्टंट, नया ड्रामा या इसको क्या कहें समझ नहीं आ रहा है, एक नया पैंतरा खेलने की अब कनाडा ने कोशिश की। हालांकि अपने उस बयान से कि भारतीय एजेंसियों, अधिकारियों की संलिप्तता तो है, लेकिन अब वहां के एक अखबार में यह प्रकाशित हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, यहां के एनएसए, उनको निज्जर के हत्या की जानकारी थी। अब बताइए, भारत के शीर्ष नेता
भारत के विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को अब और कोई काम नहीं बचा है। उन्हें यही जानकारी रखनी है कि भाई कौन किस आतंकवादी को कहां पे क्या किया गया, कैसे हुआ, इसकी जानकारी रखनी है। अब कनाडा ने हालांकि इस बारे में स्पष्ट किया कि भाई ऐसे कोई सबूत भारत के इन शीर्ष नेताओं के बारे में उनके पास नहीं है। तो उसके अखबार जो सूत्र का दावा कर रहे हैं, क्या वो महज एक प्रोपेगेंडा है या फिर इसके पीछे भी कोई सोची समझी रणनीति है कनाडा की? संजीव साहब। देखिए कुणाल जी, मेरा ऐसा मानना है कि कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो बेहद अवसरवादी है और सत्ता लोलुप तो वो है ही। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने भारत और कनाडा जैसे एक बड़े और विशाल जो संबंध है उनको भी दांव पे लगा दिया। अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो आतंकियों को, अतिवादियों को अपनी टेरिटरी में प्रश्रय दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उनको उसी तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसा कि पाकिस्तान में आतंकियों को मिलता है। तो ये जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार सत्ता लोलुप है, अवसरवादी है और एक ऐसे समय में कि जब जस्टिन ट्रूडो को ये लग रहा है कि उनका जो एक पड़ोसी राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप अब सत्ता संभालेंगे और वो जो है आतंकवाद, अतिवाद पे उनका रुख बहुत सख्त रहता है, तो उसमें वहाँ जो परिवर्तन आया है, भारत का जो एक कठोर और जीरो टॉलरेंस का जो रुख है आतंकवाद और अतिवाद का, उसका दबाव तो पहले से ही है। और अब जाहिर है कि उनकी जो घरेलू राजनीति में उनकी जो लोकप्रियता है वो भी लगातार गिरती जा रही है। यदि आप वहाँ पे आज इलेक्शन करा लें तो जस्टिन ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ेगा और उनको अपनी जो जिस सत्ता को पाने के लिए, बचाए रखने के लिए वो ये सारी कवायदे कर रहे थे, सारा जो नकारात्मक जो स्टेप्स ले रहे थे वो उनके लिए जाहिर है कि वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से अब समय समय पर उनके जो सुर हैं वो बदल जाते हैं। हमने ये भी देखा था कि कुछ दिन पहले एक दिवाली के कार्यक्रम में वो शामिल हुए और वहां पर उन्होंने ये कह दिया कि खालिस्तान के जो एलिमेंट्स हैं, खालिस्तानी जो अतिवादी आतंकवादी एलिमेंट्स हैं वो कनाडा की धरती पर मौजूद हैं, लेकिन वो सभी सिखों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। इस तरह से उन्होंने एक अवसरवादी जो बयान दिए ताकि जो है कुछ अपने अप्रोच में बदलाव लाया जाए। और अब ये जो कनाडा के एक समाचार पत्र में ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें सीधा सीधा भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल के ऊपर जो जिस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए उसको उन्होंने जाहिर है कि रिफ्यूट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री का और भारत के एनएसए का कोई इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये जो गोल पोस्ट बदलना और समय समय पर अवसरवादी व्यवहार करना, ये जस्टिन ट्रूडो ही इसको समझ सकते हैं और जाहिर है कि ये उनके स्वयं के व्यक्तित्व के लिए इस तरीके की अवसरवादिता, इस तरीके की सत्ता लोलुपता अच्छी नहीं है और इसकी वजह से उनकी जो छवि है बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है और उनका जो राजनीतिक भविष्य है मैं ये देखता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। और जैसा कि मैंने कहा कि वो लगातार इलेक्शंस भी हार रहे हैं, उनकी लोकप्रियता गिर रही है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो बयान आया है कनाडा की तरफ से, ये एक रियलाइजेशन जो आ रहा है, हालांकि ये एक सकारात्मक रियलाइजेशन है। आप अगर ये पूरा रियलाइजेशन आ जाए कि भारत का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मेरा ख्याल है कि वो सबसे अच्छा होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जो है उनके अप्रोच में भारत के संदर्भ में कुछ परिवर्तन आया है और वो उनकी अपनी अवसरवादिता और सत्ता लोलुपता जो उनकी है और एक अस्थिर तरीके की जो सोच है उसकी वजह से ही ये बयान दिखाई देते हैं। ठीक है सर। करोड़ी सिंह सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ग्लोब एंड टाइम्स यही संभवतः नाम है उस अखबार का जहां यह उल्लेख हुआ, जिसमें यह प्रकाशित हुआ कि भाई विश्वस्त सूत्र, उनके विश्वस्त सूत्र के हवाले से उन्हें अज्ञात हुआ है कि प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री हमारे और एनएसए, उनको जानकारी थी कि निज्जर की हत्या वाले उस पूरे प्रकरण की। ऐसे में सर अब एक स्पष्ट सवाल यह है कि कनाडा जो बेहद आक्रामक पिछले कुछ समय से नजर आ रहा था, अब वो एक अखबार के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट करके यह कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसे कोई सबूत हमारे पास भारत के शीर्ष नेताओं के लिए या उनके खिलाफ नहीं है। ऐसे में आप इस स्टैंड को या इस स्टांस को कैसे देखते हैं? आप इसे मानते हैं कि चूंकि अब अमेरिका में भी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन के, तो ऐसे में उनकी जो निकटता है मोदी के साथ और कहीं उसके दूरगामी प्रभाव का शिकार कनाडा ना हो जाए, इसलिए वह अब कनाडा इज ट्राइंग टू प्ले सेफ, या फिर आप इसे कुछ और नजरिए से आंकते हैं?
करोड़ी सिंह से। देखिए कुणाल जी, पूरी दुनिया में एक अलग तरीके की राजनीतिक संस्कृति विकसित हो रही है, जिसमें जैसे संजीव जी ने कहा अवसरवादिता और सत्ता लोलुपता हावी है, और कनाडा उसका एक्सेप्शन नहीं है। इस तरह की राजनीतिक संस्कृति बहुत पहले प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नहीं हुआ करती थी, एक मिनिमम डिसेंसी मेंटेन करते थे। लेकिन कनाडा में भारतवंशी बहुत ज्यादा हैं और उनका वहाँ की घरेलू राजनीति पर बहुत प्रभाव है, और जो भारतवंशी हैं उनको कनाडा की हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि हमारे समर्थन में आए और हम इनके सारे सत्ता हासिल कर लें। ट्रंप ने, ट्रूडो ने भी यही किया। एनडीपी है, उसके सारे सत्ता में आ गए। तो जो भारतवंशी लोग हैं वो अब वहाँ विभाजित होकर एक तरह का ध्रुवीकरण हो गया है उनको। एक तरफ जो लोग हैं, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत हैं, तो पंजाब वालों को मैं खालिस्तानी नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो खालिस्तान के समर्थक हैं, वो अपना गोल मान के चलते हैं। वो और दूसरे भारतवंशी हैं, उनमें एक टकराहट की स्थिति बनी हुई है। तो कनाडा की गवर्नमेंट अपने घरेलू राजनीति में अपना सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के इश्यूज छेड़ेगा, जिससे कि उनको जो एनडीपी है या दूसरे जो मतदाता हैं उनका समर्थन हासिल करते रहे। भारत इसके बारे में पहले से सतर्क है, बहुत ही दूरगामी दृष्टि रखे हुए है, क्योंकि भारत ये जानता है कि देखिए 5 आइज कंट्रीज हैं, उनमें कनाडा भी है। तो अल्टीमेटली ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 5 आइज के हैं, तो वो भारत के साथ खड़े नहीं होंगे, कनाडा के साथ खड़े हो सकते हैं। इसलिए भारत ने इंडो पैसिफिक में रशिया को भी दूर रखते हुए और इन 5 आइज वाले कंट्री को भी दूर रखते हुए यूरोपियन कंट्रीज पे फोकस कर रहा है, और इसीलिए फ्रांस अब इंडो पैसिफिक में काफी रुचि ले रहा है। इसके अतिरिक्त भारत अपने जो डिफेंस की नीति है, मेक इन इंडिया की नीति है, और जो डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए जॉइंट वेंचर का दृष्टिकोण है, उसके लिए यूरोपियन कंट्रीज से, विशेष रूप से जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की तरफ फोकस कर रहा है। क्योंकि भारत का ये दृष्टिकोण है कि ये कंट्री हैं जो बायस नहीं होंगे। तो भारत का मापदंड घरेलू राजनीति में ये की है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर दृष्टिकोण है। उस मापदंड पे भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देखता है और उसी से दूरगामी दृष्टि से सोचता है। तो कनाडा और भारत के बीच में जो अभी विवाद है, में जो ऐसे बातें की जाती हैं जो तथ्यहीन है, जिसके प्रमाण नहीं है, बिना प्रमाण के कहा जाना, ये एक किसी भी राजनीतिक नेतृत्व के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। लेकिन भारत इसके बारे में सतर्क है, और सतर्क होते हुए भारत एंगेजमेंट भी चाहता है। लेकिन कनाडा और भारत के साथ जिस तरह के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उसमें भारत और कनाडा दोनों को ही नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं है। क्योंकि भारत के बहुत से विद्यार्थी वहाँ पे हैं, और कनाडा अर्थव्यवस्था में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर भारतीय विद्यार्थी वहाँ नहीं जाएंगे तो वहाँ का ये एजुकेशन सिस्टम कमजोर हो जाएगा और वहाँ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। भारतीय वहाँ के विकास में भी योगदान देते हैं। तो अगर कनाडा ये सोचता हो कि भारत कनाडा पे डिपेंडेंट है, तो कनाडा, मुझे लगता है कि भारत पे ज्यादा डिपेंडेंट है, और इसलिए अब कनाडा एक कोर्स करेक्शन की तरफ जा रहा है कि भारत से एक संजीदा संवाद शुरू किया जाए, जिससे कुछ समझ विकसित हो, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो गलत तरीके की समझ है उसको दूर किया जा सके। मेरे को लगता है उस दिशा में जाने का प्रयास कनाडा कर रहा है। उसके लिए हो सकता है कि अमेरिका से भी ऐसा मैसेज गया हो कि भारत है वो जो पश्चिमी देश है उनका सबसे अच्छा अलाई हो सकता है। और भारत के साथ अगर पश्चिमी देशों के संबंध बिगड़ते हैं तो एशिया में और जो ग्लोबल साउथ है उसमें रशिया और चीन ज्यादा प्रभावशाली होंगे। तो भारत को साथ रखना चाहते हैं
तो जो ग्लोबल लेवल पे जो कलेक्टिव वेस्ट है उसका भी हो सकता है कनाडा पे दबाव बना हो, और इसलिए कनाडा के सुर थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। जी कुणाल, ठीक है, स्ट्रेचिंग इट अ बिट फर्दर सर, मतलब संजीव सर अब आपसे इस बारे में और थोड़ा सा हाईलाइट लेना चाहेंगे इसके ऊपर कि ये अजीब सा विरोधाभास नहीं लगता है सर। एक तरफ जस्टिन ट्रूडो जो अभी सत्ता में हैं, वो थोड़े दिन पहले या इस वक्त तक एंटी इंडिया कार्ड खेल रहे थे, उनको लग रहा था कि ऐसा करने से उनको ज्यादा फायदा होगा। अब बिल्कुल अलग सी राह पे वर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बिल्कुल रिसेंट एपिसोड के बाद ये अब वो कह रहे हैं कि एक तरह से क्लीन चिट दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी एस जयशंकर साहब को और एनएसए को, बेसिस एक अखबार में छपी हुई रिपोर्ट। तो अभी तक वो जो एंटी इंडिया पॉलिसी खेलते हुए आए हैं, एज फार एज एजेंसीज और अधिकारी कंसर्न थे, उनके लिए तो अभी उन्होंने क्लीन चिट नहीं दिया। लेकिन ये जो नया पॉपअप आया जिसमें एक अखबार ने हवाला किया भाई कि प्रधानमंत्री साहब भी हमारे जानकारी रखते हैं, इसको उसने तुरंत खंडन कर दिया। एक तरफ आप एक अलग राह पर चलते हैं, भारत के खिलाफ अटैकिंग मोड में रहते हैं, और दूसरे तरफ आप एक प्रिवेंटिव मोड में भी रहते हैं कि नहीं बात ज्यादा न निकल जाए। ये कुछ अजीब सा विरोधाभास नहीं है क्या? इससे उनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा जो पहले फायदा सोच करके एंटी इंडिया खेल रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसा कि कहा कि ये अवसरवादिता है, सत्ता लोलुपता है, और बहुत ही आत्म केंद्रित होकर के अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए पैतरे बदलना, कभी इस दिशा में बैठ जाना, कभी उस दिशा में बैठ जाना, ये किसी भी नेता के व्यक्तित्व के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। और ये किसी भी अगर तात्कालिक लाभ तो उन्हें मिल सकता है, तात्कालिक लाभ टैक्टिकल, जैसे अभी हाल के समय में उनके विरुद्ध जो 2 अविश्वास प्रस्ताव आए, उसमें न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसको अपना उसको उनकी सरकार को बचाने में अपना सपोर्ट दिया। हाँ। और ये सरकार जो अभी तक चल रही है वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है सपोर्ट से चल रही है, जो कि खालिस्तान की एलिमेंट्स को सपोर्ट करती है, उसके साथ वो कनेक्शन रखती है। तो ये जो इस तरीके का तात्कालिक लाभ वो लेने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए तो उन्होंने इस प्रक्रिया में कितने बड़ी क्षति जो है कनाडा के लोगों के लिए भी उठाई। जाहिर है कि भारत और कनाडा के संबंधों में जो गहरा तनाव आ गया है, वो कनाडा के राष्ट्रीय जो हित उससे कितने प्रभावित हुए हैं, विदेश नीति के हित उससे कितने प्रभावित हुए हैं। साथ ही साथ इस तरीके के आतंकियों और अतिवादियों को सपोर्ट देना अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, और ये भस्मासुर पालने जैसा है। ये उसी तरीके का कृत्य है जैसा कि पाकिस्तान के हुक्मरान करते हैं। जैसे पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई और जिस तरीके से आतंकियों को पालती है, पोसती है, उसका परिणाम क्या हो रहा है कि वहां पर देखिए तो बड़े से बड़े हमले हो रहे हैं। अभी एक बड़ा हमला फिर से खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। तो उसी तरीके की स्थिति कनाडा में भी हो सकती है। कनाडा में जो 1985 में कनिष्का बॉम्बिंग इन्हीं खालिस्तान समर्थक जो आतंकी अतिवादी तत्वों ने की थी, जिसमें सबसे ज्यादा कनाडा के लोग मारे गए। हाँ। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा के अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के साथ खिलवाड़ अगर कोई नेता करे, कोई अपने टैक्टिकल गेन के लिए आतंकियों को प्रश्रय दे, सपोर्ट दे, तो ऐसे राष्ट्र के नेता की जो छवि है वो लगातार गिरती जाती है। और यही कारण है कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो मैं अंधकार में देखता हूँ। उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही है, और वो जाहिर है कि बेहद अगले आने वाले चुनाव में उनकी बड़ी हार हो सकती है। अभी मॉन्ट्रियल में और टोरंटो में जो इलेक्शंस हुए वहां पर उनको बड़ी हार मिली, क्योंकि वो जो सीट्स थी वो लिबरल पार्टी की सीट मानी जाती थी, लेकिन वहां पर भी वो हार गए। तो ये उनकी पार्टी के अंदर ही अब मांग शुरू होने लगी है कि जस्टिन ट्रूडो को हटा करके कोई नया नेता रखा जाए ताकि उसका इलेक्शन का सामना वो पार्टी कर सके। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कुणाल जी की जस्टिन ट्रूडो ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए जो भी स्टेप्स उठाए हैं, लॉन्ग टर्म में उनको उनके व्यक्तित्व के लिए, उनके अपने राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा नकारात्मक साबित होंगे। और उनका अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो जाहिर है कि ये कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को, जैसे कि कनस्का की बॉम्बिंग हुई थी, उस तरह की घटना ये फिर से कर सकते हैं। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि इन खालिस्तान समर्थक आतंकियों, अतिवादियों को ये जो प्रेशर और सपोर्ट देने का कार्य जस्टिन ट्रूडो ने किया है, ये जो आतंकी हैं ये कनाडा के अंदर ही खालिस्तान की मांग शुरू कर सकते हैं। ये किसी के सगे नहीं है। ये इनके जो खालिस्तान को बनाने का जो सपना है, ये कनाडा के अंदर भी ये मांग कर सकते हैं। वहाँ पहले से ही
क्यूबेक में एक अलगाववादी मांग चल रही है और एक नई कोई अलगाववादी मांग वहां पे ये खालिस्तान समर्थक शुरू कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं से भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो इसी वजह से अगर एक कमिटेड नेता जो होता है, विजनरी होता है, स्टेट्समैन होता है, वो इस तरीके के कभी कोई कदम नहीं उठाता कि अपने राजनीतिक दो चार रोटियां सेकने के लिए वो अपने राष्ट्र के हितों के साथ ही खिलवाड़ करना शुरू कर दे। ये स्टेट्समैनशिप नहीं है, ये विश्व नेता का ये कार्य नहीं होता कि बिल्कुल विचार रखे और ऐसा कार्य करे। बिल्कुल बिल्कुल संजीव सर। करोड़ी सिंह सर, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अब कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के, क्योंकि साइड्स बदलने की ये जो आदत है, हालांकि पूरे तौर पर नहीं, बस एक मैसेजिंग की जरूर कोशिश की है कि एक साइड स्विच करने का भी वो कैलिबर रखते हैं। आप इसे उनकी इनसिक्योरिटी के तौर पर देखते हैं या फिर आप इसे कुछ अलग नजरिए से आंकते हैं? देखिए कुणाल जी, जैसा संजीव जी ने कहा कि राजनीतिक अवसरवादिता है और वो एक नई राजनीतिक संस्कृति विभिन्न प्रजातांत्रिक देशों में विकसित हो रही है, उसका एक लक्षण है। और अवसरवादिता में हम दूरदृष्टि नहीं रखते, हम तात्कालिक चीजों को देखते हैं और तात्कालिक चीजों के आधार पे हम अपने स्टेटमेंट दे देते हैं, अपने निर्णय ले लेते हैं और फिर उसके दुष्परिणाम आना शुरू होता है तो हम अपना एटीट्यूड बदल देते हैं, अपना जो सोच है वो बदलते हैं और अलग से स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। ये एक संस्कृति बदल रही है। तो कनाडा में जिस तरह का स्थिति बदल रही है कि कनाडा ने प्रारंभ में ये स्टैंड लिया कि कनाडा के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना और उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना हमारा दायित्व है। ठीक है, ये कनाडा का काम है, कनाडा अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन कनाडा अपने नागरिकों को ये अधिकार नहीं दे सकता कि वो भारत में परसत्तावाद को, भारत में आतंकवाद को प्रमोट करें, क्योंकि ये भारत का कंसर्न है। क्योंकि भारत ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट मत कीजिए, भारत ने ये भी नहीं कहा कि उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकिए। भारत ने एक कहा, भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि भारत में आतंकवाद और परसत्तावाद को प्रमोट करने का स्थिति नहीं बने, इसके लिए भारत ने अपना दृष्टिकोण अपनाया। अब निर्दय की हत्या का है कि वो आपराधिक गतिविधियों के विक्टिम है या भारत का, जिस तरह से कनाडा ने शुरू में आरोप लगाया कि भारतीय राज्य ने या भारत ने ऑफिशियल तरीके से इस पे मर्डर के डिजाइन किया, जबकि इस तरह का आरोप जब तक पूर्ण प्रमाण नहीं हो नहीं लगाना चाहिए किसी भी उच्च नेता नेतृत्व में। मुझे लगता है कि आपराधिक गतिविधियां कनाडा में बढ़ रही हैं और कनाडा अब इस स्थिति में नहीं है कि इन आपराधिक गतिविधियों पे नियंत्रण करे। और उन तो एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे, संजीव सर से भी लेंगे। पहले संजीव सर से ही शुरुआत करते हैं जल्दी से। संजीव सर, क्या आपको लगता है अखबार ने जिस चीज को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की, जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेप लेकर के उसे पुल डाउन या क्लोज करने की कोशिश की, क्योंकि वो अधिकारियों वाले बात पर अभी भी कायम है, आपको लगता है? जी, ये बिल्कुल इसको इन्होंने नकारने की कोशिश की है और ये जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। इसको उन्होंने इसमें बताया है। हालांकि जो अधिकारियों से संबंधित जो बातें हैं कि एजेंट्स इत्यादि की वो जो बातें करते हैं वहां पर वो कायम है, लेकिन जहां तक भारत के शीर्ष नेतृत्व का इस तरीके के किसी मामले में इन्वॉल्वमेंट का प्रश्न है तो उसको उन्होंने सीधा कहा है कि ऐसे हमारे पास कोई सबूत नहीं है और उसको उन्होंने रिफ्यूट किया है, स्वीकार किया है। तो ये एक सकारात्मक बयान अवश्य है, लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि वो इस पूरे प्रकरण के संबंध में जो है अपने गलतफहमियों को दूर करते हुए इस पूरे मामले में जो भारत की संलिप्तता है उसके बारे में अगर पूरी तरीके से वो इनकार कर देते हैं तो ये भारत और कनाडा के संबंधों को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। और ऐसे उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरीके का रियलाइजेशन भी कनाडा के जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार में आएगा। और करोड़ी सिंह सर, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? क्या एक सेंसेशनलाइजेशन की जो रोल अखबार निभाने की कोशिश कर रहा था उसको उन्होंने कट डाउन किया? देखिए कुणाल, ऐसा है कि अखबार वाले बहुत सी बार मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पे भी डिपेंड होते हैं। जो उनके पास सूचनाएं होती हैं उनको वेरीफाई नहीं करते हैं, बिना वेरीफाई करके पब्लिश कर देते हैं।
और कई बार ऐसा करते हैं कि वो 50 प्रमाण तैयार करने का प्रयास करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास प्रमाण है जो हम खबर छाप रहे हैं, जो खबर दे रहे हैं हमारे रीडर्स को, जबकि कोई भी वेरिफिएबल प्रमाण नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत और कनाडा के रिश्ते जिस संवेदनशील स्थिति में है, किसी भी न्यूज़पेपर को या मीडिया हाउस को इस तरह का प्रमाण, बिना प्रमाण के कोई न्यूज नहीं देनी चाहिए और बार बार न्यूज बदलती रहे अलग अलग अखबारों में, कभी आरोप लगा दें, कभी आरोप को डिनाई कर दें। तो इस तरह का उच्च स्तर पर होना एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे केवल भारत और कनाडा के नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। और इसके लिए कनाडा को कुछ क्रेडिबल स्टेप्स लेने चाहिए, जिसमें भारत के विरुद्ध भटकतावादी और आतंकवादी गतिविधियों को अपनी जमीन पे कनाडा प्रमोट नहीं करे। और मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा होगा और भारत और कनाडा के जैसे पहले दोस्ताना संबंध थे उस स्थिति में हम पहुंचेंगे। जी कुणाल, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर यदि कनाडा कोई फर्म स्टैंड लेता है तो उस पर कायम रहे, और जिस प्रकार की इतिहास रही है, यदि वो दोस्ताना संबंध निभाना चाहता है तो एटलीस्ट उस पर कायम रहे, ताकि ये स्विचिंग साइड्स करने की नौबत ही ना आ पाए और बेहतर व्यापारिक रिश्ते और बेहतर रिश्ते भारत और कनाडा के बीच स्थापित हो सके। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों को तमाम तथ्यों से अवगत कराया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो आखिरकार कनाडा करना क्या चाहता है? एक तरफ कुछ, दूसरी तरफ कुछ, और इसमें बीच में फंसी है ट्रूडो की सरकार। बेहद चुनौतीपूर्ण समय उनके लिए भी है, लेकिन जरूरी यह है कि कनाडा और भारत अपने रिश्तों को बेहतर गति दे और सुधारने की कोशिश करें। मेरे साथ फिलहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।